तो आज हमारी बारी है भस्म पढ़ने की। हम लोग जो है अम्ल, भस्म और लवण पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, और इसके पहले हम लोग सूचक के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल पढ़े हैं। अम्ल के बारे में पूरा डिटेल पढ़े हैं। आज भस्म की बारी है, इसको ही बहुत डिटेल पढ़ लेते हैं। चलते हैं, पहले तो जाने भस्म किसको कहेंगे। तो जैसे अम्ल के बारे में बात किए थे कि अम्ल खट्टे होते हैं, वैसे ही आज बात कर रहे हैं कि दुनिया के वो सारे पदार्थ जो तीते होते हैं, तीत होते हैं, तीत होते हैं। ठीक से सुनिएगा, तीत होते हैं। मैं पूछूंगा कि तीत आप देखें, किसका स्वाद तीत होता है। बहुत सारे बच्चों से मैं सुन लेता हूं, को कहते हैं सर कि मरीचा। अरे नारी यार, मरीचा किसी हाल में तीत नहीं, मरीचा तीखा होता है। मरीचा तीत नहीं, तीखा होता है। शब्दों को ध्यान दीजिएगा। और तीत तब है कौन? नीम तीत होता है, करेला तीत होता है, ये सब तीत होते हैं। बस समझ गए आप मैं क्या कहना चाहता हूं। तो दुनिया में जिसका स्वाद तीत होता है वो सब भस्म कहलाते हैं, और जिसको छूने पर साबुन जैसी चिकनाहट महसूस है, हाथ फिसले, वो सब भस्म होते हैं। और जब सूचक पढ़ाए थे तो बताए थे कि कौन सा पदार्थ अपना रंग बदल कर कैसे कैसे, ये भस्म लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसकी एक पहचान है। ऐसा बहुत सारा पहचान हम सूचक जब पढ़ाए थे तो बताए हैं। कृपया करके वो हमारे सूचक वाला एपिसोड जरूर देखिएगा। तो हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है भस्म के। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसका हम लोग उदाहरण भी देख रहे हैं। और यहाँ सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और खुले तौर पर एक बात कहे तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, कान को खोल लीजिएगा, मस्तिष्क को खोल लीजिएगा और सुनिएगा। जितने धातु हैं, ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जितने धातु हैं, देख रहे हैं ना, मैग्नीशियम, जो भी धातु है, इस धातु में के साथ यदि OH लगा है तो ये सब के सब भस्म होते हैं। और धातु के साथ यदि O लगा है, ऑक्सीजन लगा है, तो जितने धातु के ऑक्साइड हैं सब के सब भस्म होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया बात बता दिए, पहचान बता दिए कि देखते आप चिन्ह जाइएगा कि जिसमें OH लगा हो धातु के साथ, समझ जाइएगा कि वो भस्म है। और जिस धातु के साथ ऑक्सीजन लगा हो, धातु का ऑक्साइड हो, एकदम समझ गए सर कि भस्म क्या है, कैसे इसको पहचान लेंगे। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब भस्म है। आज से किसी के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं है ये भस्म है, कौन सा इसमें भस्म है, एकदम चिन्ह गए कि भस्म कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दो शब्द है, बहुत तबाह करता है कि भस्म किसको कहेंगे, क्षार किसको कहेंगे। एक ही चीज है, थोड़ा सा अंतर है। क्षार वो है दुनिया के जो भस्म, जो भी भस्म जल में घुल जाते हैं वो क्षार कहलाते हैं, अल्कली कहलाते हैं। दुनिया में जो भी भस्म है अगर वो जल में घुल जाए तो उसको क्षार कहते हैं, अल्कली कहते हैं। बस क्षार वही है, जो भस्म जल में घुलने वाले होते हैं उसी को क्षार कहते हैं। तो मैंने कहा कि दुनिया के जितने क्षार है वे सब भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। देख लीजिएगा, ये NaOH, KOH, COH2, MgOH2, ये सब जल में घुलनशील है, इसीलिए ये क्षार है। लेकिन सभी क्षार भस्म नहीं है। सभी क्षार भस्म है, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। अब अभी जो देखा मैंने कि लोगों को देखो तो ये जल में घुल जाते हैं, ये सब
भस्म भी कहेंगे, क्षार भी कहेंगे। लेकिन ये लोग जो जल में नहीं घुलेंगे उनको हम क्षार नहीं कहे, भस्म कह सकते हैं, क्षार नहीं कह सकते हैं। यही बात मुझे आपको परोसना था और हम शायद समझ रहे हैं कि आपको परोस दिए कि सभी क्षार भस्म हो सकते हैं, क्योंकि क्षार वही है, वैसी भस्म को कहोगे जो जल में घुल जाते हैं। जो जल में नहीं घुलते हैं जो भस्म, उसको आप क्षार नहीं कह सकते हो। इसीलिए सभी क्षार भस्म है, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं है। समझ गए सर हम लोग? तो आगे बढ़ते हैं, भस्म के भौतिक गुण देखते हैं। अभी मैंने बताया कि भस्म होगा तो उसका स्वाद तीत होगा, भस्म होगा तो उसमें साबुन जैसी चिकनाहट होगी, और यदि भस्म है तो वो विद्युत का सुचालक है, वह विद्युत अपघट्य है। क्यों रे भाई? तो जब किसी भी भस्म का जलीय विलयन लेते हो तो वो OH माइनस आयन देता है, तो आयनों में टूट जाता है। चूंकि यह आयनों में टूट जाता है तो आयन क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। इसीलिए कोई भी भस्म जो है ये विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि जलीय विलयन में आयन में टूट जाता है। कोई पूछे क्यों रे भाई? तो आयन में टूट जाता है और आयन विद्युत का सुचालक है, इसीलिए कोई भी भस्म या तो विद्युत अपघट्य कह दो उसको, या विद्युत का सुचालक कह दो। क्लियर है? तो धातु के तो रासायनिक गुण देखते हैं। धातु के साथ भस्म अभिक्रिया करके हाइड्रोजन निकलता है। यही काम अम्ल भी किया था। अम्ल भी धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन निकाला था, भस्म भी धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है। यह सोडियम जिंकेट बना है, देख लीजिए, इसका नाम मैं लिख देता हूं, कहीं कोई पूछ दे कि इसका इस सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होगा रे भाई, तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला हम आपको लिख दिए, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला लिख दिए है, देख लिए। तो ये हाइड्रोजन निकालते हैं। ऐसे ही ये जो है कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके, तो दोनों तो दो छोर हैं, दोनों दो छोर है, एक अम्ल है तो एक भस्म है, दोनों के एकदम एक से दूसरा विपरीत गुण है। अगर दोनों के साथ एक साथ दोनों अगर क्लैप्स करते हैं, कहीं रिएक्शन करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के गुणों को खो देते हैं। ना अम्ल का गुण रह जाता है, ना भस्म का गुण रह जाता है। तो जब भी अम्ल और भस्म मिलते हैं, भस्म से देखो अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो नहीं अम्ल है ना भस्म है, ये लवण है, और वो लवण और जल देते हैं। जब भी अम्ल भस्म मिलेंगे आपस में तो लवण और जल देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब भी अम्ल और भस्म मिलेंगे तो लवण और जल देंगे। तो देखिए, ये भस्म और ये अम्ल मिल गए और क्या दे दिए? तो लवण और जल दे दिए। जरा यहां भी जरा गौर फरमाइएगा, ये लवण है और ये जल है, ठीक है ना? जरा ध्यान दीजिएगा। यहां मैं हेडिंग दिया हूं अधातु के ऑक्साइड के साथ। अधातु का ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन अधातु है, और ये ऑक्साइड अधातु का ऑक्साइड है। भस्म की अभिक्रिया करा रहे हैं, ये भस्म है। जरा बता दीजिए, अभी मैंने पढ़ाया कि लवण और जल बनता है कब? जब भस्म और अम्ल मिलते हैं तब। यहां भी लवण और जल मिला है। क्या बता सकते हैं इस भस्म के साथ जो अभिक्रिया किया है ये कौन है? ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन है? ऐसा बुर्बक समझते हैं सर हम लोगों को, है? ऐसा बुर्बक है। देखिए, तो अभी आप बताए हैं कि भस्म के साथ यदि अम्ल अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा। तब भस्म के साथ क्या अभिक्रिया करेगा कि लवण और जल बनेगा? निश्चित रूप से ये कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? ये अम्ल है। जानिए आप कहना क्या चाहते हैं सर? कहना चाहते हैं कि धातु का कोई भी ऑक्साइड होगा तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। धातु के अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं। कोई भी अधातु का ऑक्साइड ले ले, कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं आप, PSO2 ले लीजिए सर, सल्फर डाइऑक्साइड ले लीजिए, ये क्या है भाई? अम्ल है कि भस्म है? ये अम्ल है। ये भस्म से अभिक्रिया करके निश्चित लवण और जल देगा। तो जो भी भस्म के साथ मिलकर लवण और जल देते हैं निश्चित रूप से अम्ल है, वो निश्चित रूप से अम्ल है। अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं, धातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं। कोई भी अधातु का ऑक्साइड ले लीजिए, ये क्या है भाई? अम्ल है। ये भस्म से अभिक्रिया करके निश्चित लवण और जल देगा। तो जो भी भस्म के साथ मिलकर लवण और जल देते हैं निश्चित रूप से अम्ल है, वो निश्चित रूप से अम्ल है।
अम्ल होते हैं। और धातु के ऑक्साइड अभी मैंने बताया, अभी मैंने पढ़ाया है कि धातु के ऑक्साइड क्या है रे भाई, तो धातु के ऑक्साइड है तो भस्म है, धातु के ऑक्साइड भस्म है, और अधातु के ऑक्साइड अम्ल है। वाह, सीख गए सर यहां पर कि धातु के ऑक्साइड भस्म और अधातु के ऑक्साइड अम्ल। ठीक है, बहुत सुंदर सीख रहे हैं सर। तो अधातु के ऑक्साइड के साथ भस्म की अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है। एक साथ बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं। यही बात है, देखिए यहां लवण है और ये जल है, और इनको आप चिंते हो कि अम्ल है। बताओ यहां ये कौन होंगे जिसके साथ ये अम्ल अभिक्रिया कर लवण और जल देगा? अगर ये सर अम्ल है तो निश्चित रूप से ये भी भस्म है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट में भस्म का गुण है, तभी वह अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। ठीक इसी प्रकार से यदि ये लवण है और ये जल है, इसको चिंतो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये तो अम्ल है। ये बाबू साहब कौन है? ये बाबू साहब निश्चित रूप से भस्म है सर, क्योंकि इस अम्ल के साथ कोई भस्म अभिक्रिया करेगा तभी लवण और जल का निर्माण होगा। तो हम आपको बहुत ही चीजों को मैं बता रहा हूं, इशारों में समझा रहा हूं कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट निश्चित रूप से इसमें भस्म के गुण है, जो अम्ल को उदासीन करके लवण और जल बनाता है। और यहां मैं बताता हूं कि देखिए ये सब हम लोग देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं पहले से भी, और ये भारी धातु लवण होगा उससे भस्म की अभिक्रिया करा तो ये भस्म है, और इसकी अभिक्रिया भारी धातु के लवण से कराते हो तो आपको जो है सो कि देखिए ये ZnOH2 का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। ये थोड़ा हायर लेवल की बात मैं आपसे कर दिया। ये अभिक्रिया यहां हो रही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड करते हैं CuSO4 से, तो CuH2 का पीला नीला अवक्षेप मिलता है। और यहां हम लोग देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड FeCl2 से करता है तो FeOH3 का भूरा अवक्षेप हमको मिल जाता है। चलिए कोई ऐसा पूछ दे तो हम लोग बात बता सकते हैं। चलिए ये भी हम लोग जान गए। आर्हेनियस साहब बहुत प्रयास किए थे हमको बताने के लिए कि भाई कौन सा पदार्थ जो है सो कि भस्म है। तो मैं बता दूं, उन्होंने कहा था कि जो भी पदार्थ जलीय विलयन में यदि OH- आयन देते हैं, जो भी पदार्थ जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, बुझ जाएगा कि वो भस्म है। और हमने देखा NaOH का जलीय विलयन AQ लिखे हैं। AQ का मतलब होता है, AQ का फुल फॉर्म होता है एक्वस, मैं बार बार बताता हूं, और इसको हिंदी में कहते हो जलीय। अब मेरी मजबूरी है कि मैं जलीय नहीं लिख सकता, क्योंकि यही इसी तरह से AQ लिखा जाता है। हिंदी मीडियम में बहुत कष्ट है थोड़ा सा। तो NaOH क्या है? जलीय विलयन में जब इसको ले जाते हो तो आयनों में टूट जाता है और OH- देता है, इसीलिए NaOH क्या है? भस्म है। ये CaOH2 का भी जलीय विलयन लेते हैं, OH- में टूट जाता है, OH- आयन देता है जलीय विलयन में, इसलिए ये भी भस्म है। तेलो भस्म है। क्यों भस्म है? तो ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये कौन कहा? ये आर्हेनियस साहब ने कहा है। आर्हेनियस साहब ने इतनी बड़ी खोज कर दी हमारे लिए, हम लोग पहचान पाए, और इसी आधार पर हम लोग देखते हैं कि जो पूर्ण रूप से अपना OH- आयन दे देते हैं, सब अपना OH, जितना उनके पास OH- है सब का सब यदि दे दें, पूर्ण रूप से दे दे जलीय विलयन में, तो उसको हम कहते हैं प्रबल भस्म। और जो अपना सब नहीं दे, कुछ रखे कुछ निकाले, ठीक है ना, सब OH- अपना नहीं दे, कम मात्रा में OH- दे, तो उसको हम लोग दुर्बल भस्म कहते हैं। और जो पूरी मात्रा में अपनी OH- दे दे, उसको हम लोग प्रबल भस्म कहते हैं। तो जान गए कि कौन प्रबल भस्म है और कौन दुर्बल भस्म है, ये भी हम लोग पहचान गए। भस्म के थोड़ा सा गुण देख लेते हैं, किस भस्म के क्या गुण है, इनको इन भस्म से क्या क्या कर सकते हैं। तो NaOH है, साबुन बना लीजिए, पेपर में, संश्लेषित रेशा में, ठीक है ना, ये सब कर लीजिए, ये के निर्माण में, पेट्रोल रिफाइनिंग में,
KOH को लेते हो, क्षारीय बैटरी में इस्तेमाल होता है। ये मृदु साबुन, सॉफ्ट सोप जो बनता है मृदु साबुन, उसके निर्माण में। CaOH2 लेते हो, विरंजक चूर्ण बना लो। कठोर जल को मृदु करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कपड़ा में यदि ग्रीस लग जाए, धब्बा लग जाए ग्रीस का, उसको हटाना हो तो इसी का इस्तेमाल करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। और एक शब्द मैं आपको बढ़ा दूं, एंटासिड, बड़ा ही रोचक शब्द है, जरा सा हम लोग इसको देखें। जब पेट में गैस हो जाता है, बड़ी भारी मात्रा में गैस होती है, लोग चिल्लाने लगते हैं। गैस में जब पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जब पेट में गैस की अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस अम्ल की मात्रा को जो कंट्रोल करता है, अम्ल की मात्रा को जो उदासीन करता है, उसी का नाम है एंटासिड। जब पेट में उपस्थित अधिक अम्ल को जो उदासीन करे, उस पदार्थ को कहते हैं हम लोग कौन सी, उसी पदार्थ को एंटासिड कहते हैं। निश्चित रूप से वो कोई ना कोई मृदु भस्म है, जैसे MgOH2, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो MgOH2 होता है। और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग एंटासिड के रूप में, यानी कि हमारे पेट में ज्यादा से ज्यादा अगर अम्ल हो जाए, तो अम्ल की मात्रा को उदासीन करने में, यानी कि उसको कंट्रोल करने में जो काम करे, उसी को एंटासिड कहते हैं। यानी एसिड का जो एंटी है, यानी एसिड का एंटी कौन है, बेस है, भस्म है, तो उस भस्म का इस्तेमाल करके हम लोग एसिड को डाउन करते हैं, तो उसी का नाम है एंटासिड। समझ गए इस चीज को, ठीक है। और देखिए, हम कुछ रासायनिक युद्धों के बारे में बात बताते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, हमारे नेचर ने बहुत कुछ दिया है। जैसे मधुमक्खी का यदि डंक मार दे, तो मधुमक्खी अपने डंक मारती है तो क्या निकालती है मालूम है, डंक मारकर वो फॉर्मिक अम्ल हमारे त्वचा पर, स्किन पर हमारे डाल देती है, और हम बेचैन हो जाते हैं और बाप फिसियाते हैं। लेकिन उसको अगर कंट्रोल करना है, तो आप बेकिंग सोडा का उपयोग कीजिए। बेकिंग सोडा मृदु भस्म है, सॉफ्ट बेस है, ठीक है ना, उसको वहां पर लगाइए, आराम हो सकता है। ये नेटल का एक पौधा होता है, अजब 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 प्रकृति के विडंबना है। देखिए, जहां भी नेटल का पौधा होता है, जहां भी होता है, वहीं पर डक नाम का पौधा भी होता है। जहां भी नेटल का पौधा होता है जंगल झाड़ में, वहीं पर उसके आसपास डक का भी पौधा होता है। और नेटल की आदत है, उसके बगल से कोई गुजर जाए तो उसके पास डंक मारने वाले हेयर होते हैं, डंक मार देंगे। और डंक मारकर क्या गिराते हैं, तब मिथनोइक अम्ल गिरा देते हैं, और हम बेचैन होते हैं, मार एकदम बेचैनी में इधर उधर मैंने बेचैन हो जाते हैं। और ठीक उसी के आसपास खोजो तो डक का पौधा है, अगर उसकी पत्तियों को वहां लगा दो तो ये अम्ल को उदासीन कर देता है, और जो है सो कि हमारी जान की रक्षा होती है। तो ये भस्म के रूप में काम करता है डक के पौधों की पत्तियां। देखिए प्रकृति कितना है, जहां दर्द है वहीं दवा है, उसी के आसपास दवा है। खोजने की जरूरत है कि जहां भी दर्द होगा वहीं आसपास दवा होगा। ऐसा ही देखिए, हारा बिरहनी डंक मार दे तो हारा बिरहनी, एक बात ये ध्यान दीजिएगा रे भैया, मधुमक्खी डंक मारेगा तो अम्ल फेंकता है, लेकिन हारा बिरहनी डंक मारेगा तो क्षार यानी भस्म फेंकता है। ये ध्यान रखिएगा रे भैया, दोनों में एकदम अंतर है ना। तो आप उसी के दवाई जो मधुमक्खी के लिए दवाई इस्तेमाल करते हैं, वही हारा के लिए कर दीजिएगा, तो बस दूसरे हो जाएगा लीला। तो समझ लीजिए, मधुमक्खी के डंक और हारा बिरहनी के डंक में अंतर है। मधुमक्खी आ चिंटियों काट लगी नु तो अम्ल गिराती है, फॉर्मिक अम्ल, और मधुमक्खी भी काटेगी नु तो फॉर्मिक अम्ल गिराती है। लेकिन हारा बिरहनी काटेगा नु तो ये भस्म गिराता है अपने स्टिंग से डंक मारेगा तो भस्म गिराता है, ठीक है ना, क्षार गिराता है। और भस्म को कंट्रोल कौन करेगा, कोई अम्ल करेगा। तो हम लोग सिरका वहां पर लपेट देते हैं, क्योंकि सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। मुझे यकीन है कि सब बातों को हम लोग बहुत प्रेम से समझ लिए हैं, और भस्म को बहुत प्रेम से पढ़े हैं, और भस्म से किसी भी प्रकार की कंसेप्ट हमारी कमी नहीं रही है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।